Hello guys, welcome to our channel Queen Rebirth Passion Story. Chapter 9 मन क्या हुआ प्रिंसेस। अभिमन्यु ने उससे प्यार से सवाल किया। वो जिस तरह से खाने को देख रही थी उसे देखकर वो ही जरा कंफ्यूज हो गया था। मैंने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं देखा था, शौर्या बोली और उसकी बात सुन अभिमन्यु ही नहीं वहां मौजूद सभी को काफी बुरा लगा। मयंक, अभिमन्यु का दोस्त, के बदबोले स्वभाव की वजह से लगभग विला में शौर्या और उसके घर वालों के बारे में थोड़ी बहुत खबर फैल गई थी। अरु वो सभी उसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे। अभिमन्यु को सुझा नहीं कि वो क्या कहे। उसने जब उसकी जानकार पड़ी थी तब उसे पता चला था कि वो सब शौर्या के साथ बहुत ज्यादती करते थे और उसे खाना भी नहीं देते थे। शौर्या जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी वही मिलने वाले खाने पर गुजारा करती थी। वो पढ़कर उसे बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन जिस तरह से अभी शौर्या ने कहा उसे सुनकर उसे तो और भी बुरा लगा। ये लो खाओ ना प्रिंसेस। अभिमन्यु ने अपने हाथों से एक बाइट उठाया और उसके ओठों के पास लेकर गया। शौर्या ने भी जल्दी से वो खा लिया एंड देन उसकी आंखें बंद हो गई। ये टेस्ट उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। उसे वो तना पसंद आया कि उसने उसे जल्दी से चबाया और फिर से अपना मुंह खोलकर अभिमन्यु के तरफ आंखों में चमक लाए हुए देखने लग गई। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसके मुंह में अगला बाइट डाल दिया और शौर्या वो भी जल्दी जल्दी खाने लग गई। उसे ऐसा खाता देखकर अभिमन्यु को बड़ी ही खुशी हो रही थी। लगभग पूरा खाना खिलाने के बाद अभिमन्यु ने स्वीट में से गुलाब जामुन उठाया और शौर्या को खोला दिया और बस उसे खाकर शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेबी? अभिमन्यु ने जल्दी से फिक्र से सवाल किया और शौर्या उसके तरफ देखने लग गई। थैंक यू मुझे बचाने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? शौर्या नम आंखों से बोली और अभिमन्यु ने उसके माथे पर अपने ओठ टिका दिए। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, अभिमन्यु का जवाब और शौर्या खामोश सी उसे देखती ही रह गई। एक सवाल करूं आपसे? शौर्या उसे देखते हुए ही बोली और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो आप? आखिर क्या रिश्ता है हमारा? मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, फिर भी इतना सब कुछ क्यों? शौर्या ने उसके आंखों में देखते हुए सवाल किया और अभिमन्यु ने फिर एक बार उसके चेहरे को थाम लिया। बिकॉज यू आर माई प्रिंसेस। क्या इतना जवाब काफ़ी है? अभिमन्यु का कहना और शौर्या उसे देखते ही रह गई। नहीं, सिर्फ इतना जवाब उसके लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से, जिस तरह से अभिमन्यु ने उससे ये बात कही थी ना, उसे महसूस कर शौर्या बस उसे देखते ही रह गई। उसके अंदर के इमोशन उसके ही समझ से परे थे। कभी भी किसी का प्यार ना मिली हुई वो उस लवेबल अफेक्शन को समझने में ज़रा कमज़ोर ही थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो सीधा उसके दिल को छू गया। एम यूर प्रिंसेस? शौर्या का सवाल करने जैसा टोन और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। यस यू आर माई प्रिंसेस, माई फ्यूचर क्वीन, अभिमन्यु का जवाब और शौर्या मुस्कुरा उठी। कम में तुम्हें हमारा घर दिखता हो? अभिमन्यु का अभी खाना हो चुका था तो उसने उसके आगे हाथ करके कहा और शौर्या बिना कुछ कहे उसके साथ उठ गई। अभिमन्यु उसे बेसिन के पास लेकर गया। उसने पहले उसके हाथ धोए और फिर अपने हाथ धोकर उसके हाथों को साफ करने लग गया। शौर्या बिना कुछ कहे सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें और उसका ये हमारा घर कहना शौर्या के दिल के अंदर तक जा बसा था। आगे का वक्त घर देखने में ही बीत गया। काफी सुंदर विला था अभिमन्यु का। फर्स्ट फ्लोर पर कुछ रूम्स, किचन और लिविंग रूम था तो वही सेकंड फ्लोर पर गेस्ट रूम थे। बाकी का थर्ड फ्लोर पूरा उसका ही था। उसका कमरा, जिम, स्टडी, स्विमिंग एरिया और बाकी के 4-5 कमरे खाली थे, लेकिन वहां उस फ्लोर पर जाने की इजाज़त ज़्यादातर स्टाफ को नहीं थी। गिने चुने ही लोग वहां जाते थे। उस फ्लोर को देखने बाद वो विला के बैक साइड आ गए और वह का स्विमिंग पूल शौर्या देखते ही रह गई। वो पार्टी के लिए तैयार किया हुआ एरिया था, लेकिन ये बात अलग थी कि आज तक इस विला में उसके मोम डैड और 1-2 फ्रेंड्स के अलावा और कोई भी नहीं आए थे और ना ही उसने कभी यहाँ उसके घर में कोई पार्टी होस्ट की थी। शौर्या की नज़रें अब भी स्विमिंग पूल पर ही थी और उतने में अभिमन्यु का कॉल रिंग हुआ। प्रिंसेस अर्जेंट कॉल है, बस 5 मिनट। हाँ, अभिमन्यु ने उससे जाने की इजाज़त मांगी और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु वहां से दूर गया और उसने कॉल उठा ली। शौर्या अब भी पानी के तरफ ही देख रही थी। पानी काफ़ी पसंद था उसे, ना पाने नहीं समना पसंद था उसे, बहुत ज़्यादा पसंद।
उसकी ऊंची ऊंची उठती लहरें, उन लहरों की आवाज, समंदर का शांत रूप, और जब उसने भवंडर आता था वो रूप, वो कहना हर्ज नहीं होगा कि शौर्या पूरी तरह से समंदर के प्यार में थी, और पानी के अंदर डीप डीप जाना उसे काफी पसंद था। अब भी जब उसने पानी को देखा तो वह अपने आप को नहीं रोक पाई और वो आराम से पानी में उतर गई। उस पूल का पानी काफी गहरा था, लेकिन जितना गहरा था उतना ही साफ भी था। ब्लू कलर के उस पूल के अंतिम छोर को तक के देखा जा सकता था, और उसकी उसी खोली में शौर्या धीरे धीरे करके जा रही थी। अभिमन्यु ने बात करे हुए ही शौर्या के साइड को देखा, और जब वो नहीं दिखी तो वो पैनिक हो गया। उसने कॉल कट कर दी और जल्दी से उस तरफ आ गया। उसने पूल में झांक कर देखा तो शौर्या आराम से पानी के तल में बैठी हुई थी, और उसके चेहरे से वो बहुत ही शांत नजर आ रही थी। सच कहे तो अभिमन्यु जालिद से पानी के अंदर जाना चाहता था और उसे बाहर निकलना चाहता था। उसके जख्म अभी भी पूरी तरह से भरे ही नहीं थे, में भी ज़्यादा पानी की कांटेक्ट से वो इन्फेक्शन हो जाता। इसी वजह से वो पानी में से उसे बाहर निकालने के लिए कूदने ही वाला था कि शौर्या के चेहरे पर उसे सुकून भरे खुशी भरे भाव दिखाई दिए, और वो वही खड़ा रहा। शौर्या पानी के अंदर 22 सेकंड से थी। अभिमन्यु का ध्यान था उस पर, और उस हिसाब से वो अच्छे से जानता था कि वो कब से पानी में है। फिर आगे कुछ और सेकंड्स बीते। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स। जैसे जैसे एक आगे बीत रहा था वैसे वैसे अभिमन्यु की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो पानी में कूदना चाहता था, शौर्या को भर नुकलाना चाहता था, लेकिन शौर्या के चेहरे पर के भाव उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। बट अब अभिमन्यु से रहा ही नहीं गया। शौर्या को पाने में जाकर 1 मिनट और 32 सेकंड्स हो गए थे, और अभिमन्यु पानी में जंप करने ही वाला था कि शौर्या उसे ऊपर आते ही दिखाई दी, और ऊपर आकर उसने एक लंबी सांस ली, और साथ ही में उसके ओठों पर बड़ी वाली स्माइल भी आ गई। तैरते ही वो अभिमन्यु के पास आई। अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ कर दिया, उसे बाहर निकलाकर अभिमन्यु ने तुरंत उसे अपना कोट पहनाया, और अगले ही पल शौर्या उसके गले लग गई। चैप्टर 10। क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? शौर्या पानी के अंदर 22 सेकंड से थी। अभिमन्यु का ध्यान था उस पर, और उस हिसाब से वो अच्छे से जानता था कि वो कब से पानी में है। फिर आगे कुछ और सेकंड्स बीते। 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 1 मिनट एंड 10 सेकंड्स। जैसे जैसे एक एक सेकंड आगे बीत रहा था वैसे वैसे अभिमन्यु की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो पानी में कूदना चाहता था, शौर्या को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन शौर्या के चेहरे पर के भाव उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। बट अब अभिमन्यु से रहा ही नहीं गया। शौर्या को पाने में जाकर 1 मिनट और 32 सेकंड्स हो गए थे, और अभिमन्यु पानी में जंप करने ही वाला था कि शौर्या उसे ऊपर आते ही दिखाई दी, और ऊपर आकर उसने एक लंबी सांस ली, और साथ ही में उसके ओठों पर बड़ी वाली स्माइल भी आ गई। तैरते हुए ही वो अभिमन्यु के पास आई, और अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ कर दिया, उसे बाहर निकालकर अभिमन्यु ने तुरंत उसे अपना कोट पहनाया, और अगले ही पल शौर्या उसके गले लग गई। मैं कब से ये करना चाहती थी। मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है मन, थैंक यू, आपके वजह से मैं ये कर पाई, शौर्या ने खुश होकर कहा, और अपने खुशी में उसने अभिमन्यु को मन कहकर पुकारा, और बस अभिमन्यु के ओठों पर भी बड़ी वाली स्माइल आ गई। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें खुशी मिली, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारे फ्लो पर बने हुए स्विमिंग पूल में स्विम करना। यहाँ नहीं। हाँ प्रिंसेस। अभिमन्यु खुश तो था, लेकिन उसके साथ वो थोड़ा पजेसिव भी हो गया। और क्यों ना होता। पानी से भर निकली हुई शौर्या की खूबसूरती इस कदम नूर दे रही थी कि उसकी तो क्या किसी की भी नज़रें उस पर से हट नहीं पाती, और भीगने की वजह से उसके बॉडी को चिपके हुए उसके कपड़े, उफ कितने परफेक्ट कफ थे उसके बॉडी के, जिसे देखकर किसी भी लड़के का दिल बहक जाता। और अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उसे ऐसे देखे, सो उसने यहाँ के बजे उसे उसके पर्सनल पूल में स्विम करने को कहा, और उसे अपने बाहों में उठाकर वो ऊपर उनके कमरे के तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु ने दसीधे उसे उसके लिए तैयार किए हुए वॉकिंग वार्डरोब में लेकर आ गया, जहां उसने शौर्या के लिए हर टॉप ब्रांड के कपड़े, एक्सेसरीज, शूज, पर्स और हर वक्त वो लड़कियों की ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी। उसने अपने हाथों से शौर्या को एक ड्रेस दिया, और चेंज करके आने को कहकर वो बाहर चला गया। शौर्या भी चेंज करके आ गई, और फिर उसने उसे ड्रेसिंग टेबल के पास लाकर बिठा दिया, और उसके बाल फिर से ड्रायर से सुखाने लग गया। उस ड्रेसिंग टेबल पर भी उसने उसके मेकअप की और स्किन केयर के लिए हर एक प्रोडक्ट रखे हुए थे। किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई थी अभिमन्यु ने उसके लिए।
उसके बाल सूखते ही अभिमन्यु ने पहले उसके हाथ की ड्रेसिंग चेंज की। वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर था, सो उसने सब कुछ परफेक्टली बिना उसे कोई भी तकलीफ हुए कर दिया। अच्छे से ड्रेसिंग होने के बाद अभिमन्यु ने उसकी मेडिसिन उसे दी और फिर उसे अपने बाहों में उठाकर वो बेड पर ले आया। उसे लेटाकर और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर के वो भी उसके पास लेट गया और तभी उसे कुछ याद आ गया। वो उठा और एक तरफ चला गया और यहाँ उसे दूर जाता हुआ देखकर शौर्या का मुंह बन गया। प्रिंसेस को पसंद नहीं आया उसके प्रिंस को दूर जाता हुआ देखना। अभिमन्यु उसके साथ बॉडी लोशन, लिप बाम और मॉइस्चराइजर लेकर आ गया। शौर्या उठकर बैठ गई। अभिमन्यु में मॉइस्चराइजर अपने हाथों पर लिया और आराम से शौर्या के खूबसूरत चेहरे पर अप्लाई किया। उसके बाद बॉडी लोशन लेकर उसके हाथ को धीरे धीरे लगाने लग गया। उसके पैरों के पास बैठकर अभिमन्यु ने उसके पैर को अपने हाथ ले लिया और उसके वो गोर खूबसूरत पैर देखकर उसकी नीयत जो पहले से ही बिगड़ी हुई थी वो और बिगड़ गई, मगर उसके बावजूद भी उसने अच्छे से लोशन उसके पैर पर लगा दिया। फिर आखिर में लिप बाम उसके ओठों पर अप्लाई करके उसने उसके सॉफ्ट ओठों को और भी सॉफ्ट बनाया। सो आओ अब। अभिमन्यु ने उसके माथे पर ओठ टिका दिए और उसका सो जाओ सुनकर शौर्या का मुंह बन गया। अब ना बोलकर भी उसे उसके किस करने की आदत हो गई थी और उसके ओठ तो उसके इतने करीब थी, इतने ज्यादा, सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी पर, एंड उसने उसे किस नहीं किया। शौर्या को बुरा ही लगा और गुस्सा भी आ गया। उसने मुंह बनाया और लेट गई बेड पर और अभिमन्यु उसे ब्लैंकेट से कवर कर पाता उससे पहले ही उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर ले ली और खुद को कवर कर दिया। अभिमन्यु भी पूरा सामान उसके सही जगह पर रख कर आ गया और उसका लैपटॉप लेकर बैठ गया। बहुत जरूरी काम करना था उसे फिलहाल और वो उसी के काम में लग गया। अभिमन्यु एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और साथ ही में एक बहुत ही काबिल डॉक्टर भी था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी खुद की एक हॉस्पिटल की काफ़ी बड़ी चैन थी। वो सारे के सारे हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे और उन हॉस्पिटल में की जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स आती थी वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी सिम्फोसिस के तरफ से आती थी। बात पिछले 3 दिनों में वहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उनके तरफ से एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुई थी और सिर्फ अभिमन्यु के हॉस्पिटल को ही नहीं बल्कि दूसरे हॉस्पिटल्स को भी, और इसी के साथ साथ उसी कंपनी के तरफ से जो मेडिसिन भी आते थे वो भी डिलीवर नहीं हो रहे थे। अचानक से ये ऐसा होना सब काफ़ी कंफ्यूज थे और साथ ही में मुश्किल में भी, क्योंकि उन मशीन्स पर, उन मेडिसिन पर उनके हॉस्पिटल के पेशेंट की हेल्थ डिपेंड थी। अभिमन्यु भी उसी मुसीबत में उलझा हुआ था, इस बात से अनजान कि उन कंपनी के साथ क्या हुआ है। एक्चुअल में सिम्फोसिस कंपनी कहाँ है ये बात किसी को भी पता नहीं थी। किसी आइलैंड पर बसी हुई थी वो कंपनी और उसके दूसरे ब्रांचेस भी पूरे वर्ल्ड में 5 आइलैंड पर थे, वहीं से उनका बिजनेस वर्क होता था। बट अंदर से खबर आ रही थी कि उन सभी आइलैंड पर एक साथ हमला हुआ है और उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक के उनके लैब में तक के लग गई और उनका सारा डाटा, सारा टायर मटीरियल सब कुछ जलकर राख हो गया। कब, क्या और कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं था। इनफैक्ट ये न्यूज़ भी अभी तक न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट नहीं हुई थी, बट टॉप बिजनेस अथॉरिटी के पास ये न्यूज़ आई थी और अभिमन्यु भी उस अथॉरिटी में शामिल था। इस न्यूज़ वो भी हैरान हो गया था। वो तक के सिम्फोसिस का एक पुराना कस्टमर था, साथ ही में वो भी उस साइंटिस्ट के पूरे टीम को काफ़ी अप्रिशिएट भी करता था। उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स, सारी मशीन्स और दवाई सच में पेशेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, और ऐसी कंपनी का रातों रात नामो निशान मिटना उससे ज़रा सी टेंशन वाली ही बात थी। अभिमन्यु यही सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जिसके वजह से वो कंपनी लगभग खत्म ही हो गई। बात वो कहा जानता था उसका जवाब उसके सामने ही है और आराम से बेड पर सोया हुआ है। शौर्या ही सिम्फोसिस की में साइंटिस्ट थी। उसी ने वो मेडिकल इक्विपमेंट्स और वो सारी मेडिसिन्स बनाई थी, और जब उसके साथ वो सब कुछ हुआ तब उसने गुस्से में सब कुछ खत्म कर दिया। किसी के पास भी अब कोई डाटा नहीं बचा था। वो डाटा जहाँ जहाँ सेव था वहाँ से डिलीट हो गया था। उसके अंत के वक्त उसने उसके बनाए हुए हर एक चीज़ का अभी अंत कर दिया, वो भी बुरी तरह से। अब उन सारी चीज़ों को कोई भी नहीं बना सकता था और ना ही उसे कोई कॉपी कर सकता था। उन मशीन्स का मैकेनिज्म इतना हार्ड और क्रिटिकल था कि किसी को समझ नहीं आता था, और वो मेडिसिन भी उनमें काफ़ी रेयर हर्ब्स थे जिस वजह से उन्हें भी आसानी से बनाया नहीं जा सकता था। अभिमन्यु काफ़ी देर उसी के बारे में सर्च करता रहा और जब उसे कोई भी सबूत नहीं मिला
सो उसने उस काम को छोड़ दिया और उसके काम में लग गया। इस बीच शौर्या की नींद भी अच्छे से हो गई थी और वो आगे क्या करना है यही बात चिका के साथ डिस्कस कर रही थी। भले ही उसके पास अभिमन्यु था, लेकिन वो उसका गलत यूज़ नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द अपना कुछ काम स्टार्ट करना था जिस वजह से उसके पास भी इनकम सोर्स हो और वो किसी पर डिपेंड ना रह सके। सब कुछ डिसाइड करने के बाद शौर्या ने अपने आंखें खोली और उसकी नज़रें सामने के सोफे पर बैठकर काम करते ही अभिमन्यु पर गई। ब्लैक ट्रैक पेंट और बाल का सैंडो पहना हुआ वो सोफे पर बैठा हुआ था और सामने रखे लैपटॉप पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। वैसे तो वो जब भी उसके कमरे में होता तब वो शर्टलेस ही रहता था, लेकिन उसकी प्रिंसेस भी यहाँ थी, सो वो अक्सर उसे ऑकवर्ड कर सकता था। सो उसने सैडो पहनी हुई थी और कसम से वो ब्लैक सैंडो उसके गोरे बदन पर ऐसे दिख रही थी कि किसी की भी नज़रें उस पर से हट ही नहीं पाती कि वो पहले से ही कमल की बॉडी और भी कमाल की दिख रही थी। मेसी हेयर उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे तो वही उसके ओठों लगातार कुछ पड़ते हुए हिल रहे थे। उन सेक्सी ओठों को देखकर तो शौर्या को उनकी किस याद आ गई और उसके ओठ सूखने लग गए। उसके हाथों के मसल्स और लैपटॉप पर तेजी से चलती हुई उंगलियां। शौर्या तो खो ही गई थी उसे देखने में। और फिर अभिमन्यु का उसकी केयर करना, उसे पैम्पर करना, उसे प्रिंसेस बोलना, हाय उसके गाल जो शर्म से जल उठे और वो शर्मा कर ब्लैंकेट में छिप गई। अभिमन्यु भले ही काम में बिजी था, लेकिन उसकी एक नज़र शौर्या पर ही बसी हुई थी और उसका यूं से देखना, फिर शर्माना, हाय अभिमन्यु का दिल भी खुशी से उछल पड़ा। वो उसके पास जाना चाहता था और उससे बहुत बहुत प्यार करना चाहता था, मगर हाय रे ये काम करना जरूरी था। सो अभिमन्यु ने किसी तरह से खुद कंट्रोल किया और उसके काम में बिजी हो गया। शौर्या को भी फिर से नींद लग गई। लगभग रात के वक्त ही उसकी नींद खुली और अभिमन्यु ने इस बार भी उसे उतने ही प्यार से डिनर करवा दिया, उसकी केयर कर, उसके साथ एक छोटी सी वॉक कर उसने फिर एक बार उसे मेडिसिन और उसका नाइट स्किन केयर रूटीन करवाकर अभिमन्यु ने उसे बेड पर सुला दिया और वहां से उठने को ही हुआ था कि शौर्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वो आज सुबह से एक बार भी उसके करीब नहीं आया था और ना ही उसने उसे किस की थी और शौर्या उसको इस वजह से अब बुरा लग रहा था। मिलकर उन्हें इतना सा ही तो वक्त हुआ था, बट इतने से वक्त में ही उसे उससे काफ़ी लगाव हो गया था और वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी। शौर्या की आंखें भर के आ गई। हे बच्चा, माय बेबी कब क्या हुआ मेरे प्रिंसेस को? क्या कहीं दर्द हो रहा है? अभिमन्यु ने फिक्र से सवाल किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? शौर्या ने इमोशनल होकर सवाल किया और उसकी उन्हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें छाने लग गई। नहीं बच्चू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, सबसे ज्यादा तुम पसंद हो मुझे। आफ्टर ऑल यू आर माई प्रिंसेस। अभिमन्यु उसे समझाते हुए उसके सर को कडल करते ही बोला और शौर्या ने अपने ओठ बाहर निकाल दिए। तो आप मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हैं? शौर्या का सवाल और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। सो मेरे बेबी को किस चाहिए? अभिमन्यु ने शरारती लहजे में सवाल किया और शौर्या की अनकहे हंस से झुक गई। ओह मेरा सुपर क्यूट बच्चा, मेरी गुड़िया तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसने झुककर उसके गुलाबी नाजुक ओठों को अपने ओठों में भर लिया और उन्हें जी भर के चूमने लग गया। शौर्या भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी और आगे के ना जाने कितने वक्त वो आपस में उलझे रहे। चैप्टर 11 बिग बॉस। बिग बॉस। वो आज सुबह से एक बार भी उसके करीब नहीं आया था और ना ही उसने उसे किस की थी और शौर्या उसको इस वजह से अब बुरा लग रहा था। मिलकर उन्हें इतना सा ही तो वक्त हुआ था, बट इतने से वक्त में ही उसे उससे काफ़ी लगाव हो गया था और वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी। शौर्या की आंखें भर के आ गई। हे बच्चा, माय बेबी कब क्या हुआ मेरे प्रिंसेस को? क्या कहीं दर्द हो रहा है? अभिमन्यु ने फिक्र से सवाल किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? शौर्या ने इमोशनल होकर सवाल किया और उसकी उन्हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें छाने लग गई। नहीं बच्चू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, सबसे ज्यादा तुम पसंद हो मुझे। आफ्टर ऑल यू आर माई प्रिंसेस। अभिमन्यु उसे समझाते हुए उसके सर को कडल करते ही बोला और शौर्या ने अपने ओठ बाहर निकाल दिए। तो आप मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हैं? शौर्या का सवाल और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। सो मेरे बेबी को किस चाहिए? अभिमन्यु ने शरारती लहजे में सवाल किया और शौर्या की आंखें शर्म से झुक गई। ओह
मेरा सुपर क्यूट बच्चा, मेरी गुड़िया, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसने झुककर उसके गुलाबी नाजुक ओठों को अपने ओठों में भर लिया और उन्हें जी भर के चूमने लग गया। शौर्या भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी और आगे के ना जाने कितने वक्त वो आपस में उलझे रहे। तकरीबन आधे घंटे तक अभिमन्यु उसके ओठों के साथ खेल रहा था और जब उसे लगा कि शौर्या ठीक से सांस नहीं ले पा रही है तो वो उससे दूर हो गया। उसने अपना चेहरा शौर्या के गर्दन में छिपा दिया और धीरे धीरे कर एक वहाँ वेट किस करने लग गया। शौर्या मचल रही थी उसके हर एक छुवन से, बट ये भी सच था कि उसकी ये छुवन उसे बहुत ही अच्छा एहसास दिलवा रही थी। थोड़े से प्यार के लिए किसी के आगे अगर प्यार का समंदर होगा तो जाहिर सी बात है उस प्यार में वो भीग ही जाएगा ना। उसी तरह से शौर्या के लिए यह अभिमन्यु का प्यार उस गहरे समंदर की तरह था जो उसे बहुत बहुत सुकून दिला रहा था और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। ना जाने आगे के कितने देर अभिमन्यु उसे चूमता रहा, उसे प्यार करता रहा, लेकिन उनकी मर्यादा उन्होंने अभी तक नहीं लांघी। काफी देर बाद एक दूसरों के बाहों में भरकर वो नींद के आगिद में चले गए। अभिमन्यु गहरी नींद में था लेकिन शौर्या थोड़ी देर बाद ही उठ गई। एक तो उसे सोने की इतनी आदत नहीं थी, बद दवाई और ड्रग्स के नशे की वजह से उसकी काफ़ी नींद हो गई थी, सो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। क्या करूं मैं? शौर्या ने खुद से ही दिल सवाल किया। इस तरह फरीक बैठना उसके किस्मत में ही नहीं था। हर वक्त वो कुछ ना कुछ करते ही रहती थी। उसके मेडिसिन, उसके एक्सपेरिमेंट्स या फिर नए शिप्स डिज़ाइन करना, इन सब में ही वक्त कैसे बीतता था उसे पता नहीं चलता था। और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी नज़रें अभिमन्यु के सीने पट गई जिस पर सर रखकर वो अब तक सो रही थी। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा और उसे यूं सोता हुआ देखकर बस कुछ देर तक केती ही रह गई। चिका, शौर्या ने दिल उसकी बनाई हुई उस सिस्टम को आवाज़ दी और चिका तुरंत एक्टिव हो गई। उन सब का क्या हाल है? सिम्पोसिस जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, रातों रात उसका पूरा डेटा डिलीट होने की वजह से उनके बिजनेस पर क्या असर हुआ है? ज़रा बताओ तो मुझे, शौर्या ने कहा और चिका तुरंत जवाब देते ही बोली, बताती नहीं बॉस, आपको दिखाती हूँ। चिका बोली और उसने सिम्पोसिस के सारे न्यूज़ अपडेट उसे देने लग गई। वैसे तो अब तक पूरी बात मीडिया को पता नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें मिली थी वो बार बार टेलीकास्ट कर रहे थे और सिम्पोसिस के ओनर और बाकी सब से सवाल जवाब कर रहे थे। ये कब तक उस न्यूज़ जो छिपा सकते हैं? शौर्या ने सवाल किया और चिका जवाब में बोली, और 3 या 4 दी, लेकिन उनके साथ डील करने वाले सभी कंपनी उनके ऑर्डर के लिए ये उन्हें फोर्स कर रही है और बॉस, बिग बॉस का भी ऑर्डर था उनके पास, इसी वजह से तो वो इतना परेशान है और वही काम कर रहे थे, चिका ने कहा और शौर्या कंफ्यूज हो गई। बिग बॉस से समझ नहीं आया ये चिका किसके बारे में बात कर रही है। ऑफ कोर्स बिग बॉस, अभिमन्यु राठौड़ मेरे बिग बॉस है, चिका की चहकती हुई आवाज और शौर्या मुस्कुराए। चिका, एक और भी काम था तुम्हारे पास, क्या तुम पता लगा सकती हो कि मेरे डैड कौन है? उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें से कई सारी औरतों को किडनैप करके या फिर खरीद कर लाया गया था। मेरी मोम भी उन्हीं में से एक थी, बट मेरे डैड वो तो कहीं ना कहीं होंगे ही ना। और इस शौर्या के पेरेंट्स, वो भी तो कौन है पता नहीं है हमें। तुम एक काम कर सकती हो, क्या हम दोनों के पेरेंट्स को ढूंढ सकती हो? मुझे उनसे मिला है या फिर एटलीस्ट उन्हें दूर से देखना है, शौर्या ने कहा और चिका ने ओके कह दिया। वो उस काम में लग गई और शौर्या वैसे ही को देर तक अभिमन्यु के सीने पर सर रखकर नींद आने का इंतजार करती रही, बट उसे नींद आ ही नहीं रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से अभिमन्यु का हाथ उसके पीठ पर से दूर किया और आराम आराम से उठकर बैठ गई। उसकी हरकतें काफ़ी स्मूथ थी, जिस वजह से नींद में भी हमेशा अलर्ट रहने वाला अभिमन्यु को नींद पर कोई असर नहीं हुआ। शौर्या आराम से उस कमरे से बाहर आ गई और वो वही उस फ्लोर पर बने हुए दूसरे कमरे के तरफ चली गई। काफ़ी बड़ा और खूबसूरत रूम था वो, जिसे देखकर शौर्या मुस्कुराए और उसकी नज़रें सामने रखे हुए चीज़ पर गई जिसे देखकर उसने आंखों में चमक आ गई। चैप्टर 12, पियानो। चिका, एक और भी काम था तुम्हारे पास, क्या तुम पता लगा सकती हो कि मेरे डैड कौन है? उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें से कई सारी औरतों को किडनैप करके या फिर खरीद कर लाया गया था। मेरी मोम भी उन्हीं में से एक थी, बट मेरे डैड वो तो कहीं ना कहीं होंगे ही ना। और इस शौर्या के पेरेंट्स, वो भी तो कौन है पता नहीं है हमें। तुम एक काम कर सकती हो, क्या हम दोनों के पेरेंट्स को ढूंढ सकती हो? मुझे उनसे मिला है या फिर एटलीस्ट उन्हें दूर से देखना है,
शौर्या ने कहा और चिका ने ओके कह दिया। वो उस काम में लग गई और शौर्या वैसे ही कुछ देर तक अभिमन्यु के सीने पर सर रखकर नींद आने का इंतजार करती रही, बट उसे नींद आ ही नहीं रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से अभिमन्यु का हाथ उसके पीठ पर से दूर किया और आराम आराम से उठकर बैठ गई। उसकी हरकतें काफ़ी स्मूथ थी, जिस वजह से नींद में भी हमेशा अलर्ट रहने वाला अभिमन्यु को नींद पर कोई असर नहीं हुआ। शौर्या आराम से उस कमरे से बाहर आ गई और वो वही उस फ्लोर पर बने हुए दूसरे कमरे के तरफ चली गई। काफ़ी बड़ा और खूबसूरत रूम था वो, जिसे देखकर शौर्या मुस्कुराई और उसकी नज़रें सामने रखे हुए चीज़ पर गई, जिसे देखकर उसने आंखों में चमक आ गई। उसके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत पियानो था और उस खूबसूरत पियानो को देखकर शौर्या बहुत ही खुश हो गई। वैसे म्यूजिक और उसका रिश्ता कुछ गहरा नहीं था, बट वो जिनके लिए काम किया करती थी उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि सिम्बोसिस के बिग शॉट में से एक थे, उन्हें म्यूजिक काफ़ी पसंद था और उन्होंने ही शौर्या को कुछ म्यूजिक पिस सुनाए थे और उसे अपना नया अच्छा म्यूजिक क्रिएट करने के लिए कहा था। एंड हर काम में एक्सपर्ट रहने वाले उसने वो किया भी था। एक बहुत अच्छी पियोनिस्ट थी। वो आगे आए और उसने उस पियानो को अपने हाथों से छू लिया। एक अजीब सी खुशी महसूस हुई उसे उस पियानो को छूते ही। वो उसके सामने रखे हुए स्टूल पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके अपनी उंगलियां उस पर चलाने लग गई। पहले काफ़ी सिंपल नोट्स चलाए उसने उस पर और फिर धीरे धीरे करके उसने अपने नए नोट्स प्ले करने लग गई। वो धुन जो वो बजा रही थी वो उसके ज़िंदगी से रिलेटेड थी। शुरुआत में थोड़ी सी खुशी भरी, क्योंकि इतनी दिनों के बाद जो उसे पियानो बजने मिल रहा था, और फिर वो धुन दुख भरी बजने लग गई। जो दुख, जो अकेलापन उसने तने सालों में जिया था, उसकी धुन में भी वो समझ आ रहा था। और फिर उसका रिबर्थ, उसे जुई खुशी, अभिमन्यु का प्यार और सबसे बेहद क्रॉस की आज़ादी, ये खुशी भरे भाव उसके धुन में आ गए और वो धन कमाल बेमिसाल बन गई। शौर्या आंखें बंद करके वो धुन बजा रही थी, तभी उसके सामने एक शख्स का चेहरा आया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सौरभ पाटिल थे, इस शौर्या के बाबा, और उनके साथ की शौर्या की कुछ मीठी मीठी यादें उसके जहां में आ रही थी। बाबा, मुझे भी इसे बजाना है। आप कितने औसम हो। मेरे बाबा बेस्ट है। बाबा आप मुझे सिखाओ, मुझे भी आपके तरह पेंटिंग करनी सीखनी है और मैं भी आपकी तरह एक आर्किटेक्ट बनूंगी। बाबा आपकी मेडिसिन कड़वी होती है मेरे प्यारे बाबा। और भी ना जाने क्या क्या लफ्ज़ उसे सुनाई दे रही थे और उसके ओठों पर स्माइल आ रही थी। एक पिता का प्यार क्या होता है ये उसे पता नहीं था, लेकिन इन यादों में सहारे वो उस प्यार को महसूस कर पा रही थी और उसे उतनी ही खुशी हो रही थी। उसे इस तरह खुश देखकर कोई और भी था जो कादो खुश हो रहा था। ऑफ कोर्स वो अभिमन्यु राठौड़ था। शौर्या के कमरे के बाहर जाने के कुछ मिनट्स बाद ही उसकी नींद खुल गई। उसका एहसास ना पाकर नींद में भी वो बेचैन हो गया और उसकी नींद खुल गई। प्रिंसेस, कहाँ हो तुम? अभिमन्यु परेशान हो गया और उसने जल्दी से बाथरूम के तरफ जाकर उसे आवाज़ लगाई, बट वॉशरूम का दरवाज़ा खुल गया और श्रेया को वह ना देखकर अभिमन्यु काफ़ी डर गया। वो जल्दी से कमरे के बाहर आया और उसके कानों पर पियानो की धुन सुनाई दी। अभिमन्यु तुरंत वहां गया और शौर्या बजा रही धुन को बिना कोई आवाज़ करे सुनने लग गया। उसके उस धुन में छिपी हुई खुशी, फिर उदासी, अकेलापन और फिर से खुशी, सब कुछ महसूस कर सकता था वो। शौर्या को इतने अच्छे से पियानो बजाता हुआ देखकर वो पहले तो बहुत हैरान हो गया, लेकिन फिर उसकी हैरानी कम भी हो गई। सौरभ अग्निहोत्री वाकई में एक बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के मालिक थे और वो बहुत काबिल भी थे। एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट होने के साथ साथ वो उतनी ही अच्छे पेंटर थे और साथ ही में एक म्यूज़िक लवर भी। उनकी मोम एक म्यूजिशियन थी, सो उनके अंदर ट्रेन होकर उन्होंने उनके ज़माने में म्यूज़िक में भी काफ़ी अवार्ड जीते थे। और फिर उन डैड जो एक आयुर्वेद एक्सपर्ट थे, सो उनके साथ उन्हें मेडिसिन की भी अच्छी जानकारी थी। लेकिन अपने दोनों पेरेंट्स के दबाव के चलते उन्होंने अपनी फील्ड ही बदल दी। उनकी मोम चाहती थी कि वो म्यूज़िक में करियर करे, तो उनके डैड चाहते थे वो उन्हीं के तरह एक काबिल डॉक्टर बने। और फिर क्या, उन दोनों के झगड़े से तंग आकर उन्होंने आर्किटेक्चर फील्ड चुन ली। शौर्या को उन्होंने ही संभाला था और वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी, सो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें उसे ना सिखाई हो। उन्होंने काफ़ी ट्रेन किया था उसे। हाँ, उनके जाने के बाद उसे सब चीज़ों की प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने अब जिस शौर्या की सोल थी वो तो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट थी। फिर वो कसी पियानो बजा नहीं सकती थी। आखिरी नोट लेते हुए शौर्या पियानो बजाना बंद कर दिया और अभिमन्यु का दिल खुशी से भर उठा। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने उसके असिस्टेंट लियो का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर के भाव गंभीर हो गए। चैप्टर 13, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी?
तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? सौरभ अग्निहोत्री वाकई में एक बहुत अच्छे पर्सनैलिटी के मालिक थे और वो बहुत काबिल भी थे। एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट होने के साथ साथ वो उतनी ही अच्छे पेंटर थे और साथ ही में एक म्यूज़िक लवर भी। उनकी मोम एक म्यूजिशियन थी, सो उनके अंदर ट्रेन होकर उन्होंने उनके ज़माने में म्यूज़िक में भी काफ़ी अवार्ड जीते थे। और फिर उन डैड जो एक आयुर्वेद एक्सपर्ट थे, सो उनके साथ उन्हें मेडिसिन की भी अच्छी जानकारी थी। लेकिन अपने दोनों पेरेंट्स के दबाव के चलते उन्होंने अपनी फील्ड ही बदल दी। उनकी मोम चाहती थी कि वो म्यूज़िक में करियर करे, तो उनके डैड चाहते थे वो उन्हीं के तरह एक काबिल डॉक्टर बने। और फिर क्या उन दोनों के झगड़े से तंग आकर उन्होंने आर्किटेक्चर फील्ड चुन ली। शौर्या को उन्होंने ही संभाला था और वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी, सो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें उसे ना सिखाई हो। उन्होंने काफ़ी ट्रेन किया था उसे। हाँ, उनके जाने के बाद उसे सब चीज़ों की प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने अब जिस शौर्या की सोल थी वो तो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट थी। फिर वो कसी पियानो बजा नहीं सकती थी। आखिरी नोट लेते हुए शौर्या पियानो बजाना बंद कर दिया और अभिमन्यु का दिल खुशी से भर उठा। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने उसके असिस्टेंट लियो का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर के भाव गंभीर हो गए। अभिमन्यु ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया और अंदर के तरफ बढ़ा। शौर्या का ध्यान भी उसके कदमों के आते हुए आवाज़ से उसके तरफ गया और वो खुशी से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी समी कम हो गई। क्या मैंने आपके नींद को डिस्टर्ब कर दिया अभिमन्यु? शौर्या ने ज़रा हिचकिचाते हुए गिल्ट के साथ ही सवाल किया और अभिमन्यु मुस्कुराया। बिल्कुल भी नहीं, और हाँ, मुझे अफसोस होता अगर मैं सोया हुआ होता तो। आफ्टर ऑल इतना अच्छा म्यूज़िक पे सुनने का मौका मुझे दोबारा थोड़ी ही मिलता, अभिमन्यु ने अंदर आते ही कहा और शौर्या उसे देखकर मुस्कुराए। जितनी खूबसूरत और बहादुर तुम हो ना गुड़िया रानी, उतना ही खूबसूरत ये म्यूज़िक पीस भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने अच्छे से पियानो बजा सकती हो। मैंने इतना अच्छा पियानो पहले कभी भी नहीं सुना है। अभिमन्यु ने एक के बाद एक उसकी तारीफ की और शौर्या के ओठों पर स्माइल और बती गई। उसके आंखों में आई चमक देखकर अभिमन्यु भी काफ़ी खुश हुआ। बाबा ने सिखाया, यू कनो ही इज़ द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट थे। काश वो भी मेरे साथ होते, मैं उन्हें तुमसे मिलाती अभिमन्यु, तुम भी उनसे जरूर इम्प्रेस हो जाते। ही इज़ द बेस्ट, शौर्या ने सच्चे दिल से सौरभ पाटिल को तारीफ करते हुए कहा। उसके दिल में सच में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी और वो उसे के लिए उसके पिता ही हो गए थे। वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे और काफ़ी टैलेंटेड भी, अभिमन्यु बोला और उसने पास आकर उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। क्या ये दर्द हो रहा है? तुम्हें तुरंत अपने हाथों पर इतना जोर देना नहीं चाहिए था प्रिंसेस। अभिमन्यु फिक्र से धीरे धीरे उसके हाथ को सहलाने लग गया। शौर्या के रिस्ट पर का कट वाकई में गहरा था और इस तरह से पियानो बजाने की वजह से उस पर जोर पड़ सकता था और वहाँ के स्टिकर्स निकल भी सकते थे। मैं ध्यान रखूंगी, शौर्या धीरे से बोली। उसका वो घाव पहले ही भर चुका था। चिका की दी हुई दवाई की वजह से, वो दवाई जो उसी ने बनाई थी उसके वजह से उसका घाव पूरी तरह से ठीक था और अब सिर्फ वह उसका मार्क रह गया था। ले अभी भी पट्टी होने की वजह से अभिमन्यु को उसका घाव देखने का कोई चांस ही नहीं था। चिका एक एडवांस सिस्टम थी जो किसी भी चीज़ को टेलीपोर्ट कर सकती थी और शौर्या तक पहुंचा सकती थी। ये बात कोई भी नहीं जानता था कि शौर्या ने उसकी अलग से एक और लैब बनाई थी जो उस आइलैंड के नीचे गहरे समंदर में थी। वो लैब इतनी सिक्योर थी कि ना ही आज तक उसके बारे में किसी को पता चला था और ना ही उस बड़े से एक्सप्लोजन के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। उस लैब में शौर्या के किए हुए हर एक एक्सपेरिमेंट और हर एक मेडिसिन थी जो उसने बनाई थी। अभिमन्यु इतना ही बोला और उसके हाथ को सहलाते हुए उसने धीरे से वहाँ अपने होठों से चुन लिया। उसकी ये हरकत और शौर्या के होठों पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। प्रिंसेस, क्या तुम जानती हो कि सौरभ सर, वो तुम्हारे असली डैड नहीं थे? अभिमन्यु ने ज़रा हिचकिचाते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ और मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ अभिमन्यु। मुझे फैमिली चाहिए। उन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया और उसका अंजाम उन लोगों ने मुझे बेच दिया। मैं अब अपनी एक फैमिली चाहती हूँ। अगर मेरी फैमिली सच में अच्छी हुई तो मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहूँगी, शौर्या बोली और अभिमन्यु उसके तरफ देखता ही रह गया। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अभिमन्यु का सीरियस टोन और शौर्या हैरान होकर उसके तरफ देखते ही रह गई। क्या वो सच में उसे छोड़कर जाना चाहती है? उसने खुद से ही सवाल किया और खुद से ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। शौर्या उसके इनको में देखने लग गई।
नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो वो कुछ सालों के लिए होगा। उसके बाद मैं हमेशा आपके पास, आपके लिए लौट के आ जाऊंगी, शौर्या कॉन्फिडेंटली उसके आंखों में देखकर बोली, और अगले ही पल उसके ओठों अभिमन्यु के ओठों में गिरफ्त हो गए। वो खुशी से पागल होकर शौर्या के ओठों के साथ खेलने लग गया। शिवाय एंड रुद्राय बुंदेला, शिवाय एंड रुद्राय बुंदेला। प्रिंसेस, क्या तुम जानती हो कि सौरभ सर, वो तुम्हारे असली डैड नहीं थे? अभिमन्यु ने जरा हिचकिचाते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। मैं जानती हूँ, और मैं अपने असली पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ अभिमन्यु। में बस मुझे फैमिली चाहिए। उन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया और उसका अंजाम उन लोगों ने मुझे बेच दिया। मैं अब अपनी एक फैमिली चाहती हूँ। अगर मेरी फैमिली सच में अच्छी हुई तो मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहूंगी, शौर्या बोली, और अभिमन्यु उसके तरफ देखता ही रह गया। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अभिमन्यु का सीरियस टोन और शौर्या हैरान होकर उसके तरफ देखते ही रह गई। क्या वो सच में उसे छोड़कर जाना चाहती है? उसने खुद से ही सवाल किया और खुद से ही तुरंत जवाब दिया, नहीं, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। शौर्या उसके आंखों में देखने लग गई। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो वो कुछ सालों के लिए होगा। उसके बाद मैं हमेशा आपके पास, आपके लिए लौट के आ जाऊंगी, शौर्या कॉन्फिडेंटली उसके आंखों में देखकर बोली, और अगले ही पल उसके ओठों अभिमन्यु के ओठों में गिरफ्त हो गए। वो खुशी से पागल होकर शौर्या के ओठों के साथ खेलने लग गया। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के ओठों के साथ खेल रहे थे और वो छुवन उन दोनों को एक अजीब सा सुकून पहुंचा रही थी। अभिमन्यु ने फिर थोड़ी देर बाद उसे रिहा किया और उसे अपने बाहों में लेकर उस रूम की बालकनी में आ गया। जाहिर सी बात थी, वो म्यूजिक रूम था तो उसकी बालकनी का डिज़ाइन भी उसी तरह से था, काफ़ी खूबसूरत और प्यारा, और उस खूबसूरत माहौल में बैठा हुआ वो खूबसूरत जोड़ा काफ़ी देर तक अलग अलग बातों में खोया हुआ था। सिर्फ बातें ही नहीं, एक दूसरे की मीठी सी छुवन भी। शौर्या अभिमन्यु के बाहों में बैठी हुई थी और अभिमन्यु की सांसें लगातार उसके चेहरे पर, उसके गर्दन पर महसूस हो रही थी। वही शौर्या भी बातें करते वक्त उसके बालों में हाथ फिरा रही थी, उसके बियर्ड को धीरे से छू रही थी, और उसकी ये प्यारी प्यारी हरकतें अभिमन्यु को दिल ही दिल काफ़ी खुश कर रही थी। बातें करते हुए ही ना जाने किस वक्त शौर्या उसके बाहों में सो गई और अभिमन्यु भी उसे देखते हुए ही उसे लेकर वही काउच पर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की किरणों की वजह से ही दोनों की नींद खुल गई। अभिमन्यु तो उससे पहले ही उठा हुआ था और शौर्या के खूबसूरती को निहार रहा था। बहुत प्यारी दिखती ही शौर्या। अगर उसने उसकी बहादुरी ना देखी होती ना, तो सच में अभिमन्यु को शक हो जाता उसके नाम से। उसके लुक के साथ उसका नाम बिल्कुल भी सूट नहीं होता था। उस जैसे प्यारी लड़की का नाम तो उसी की तरह प्यारा होना चाहिए था। बट सच में सौरभ जी ने उसके प्यारी सी सूरत को देखकर नहीं, बल्कि उसकी बहादुरी को देखकर उसका नाम रखा था, और जो कि सही भी था। ऐसे ही ना जाने क्या क्या ख्यालात अभिमन्यु के दिमाग में आ रहे थे। गुड मॉर्निंग, शौर्या ने नींद से भरी हुई आवाज में अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए उसके तरफ देखकर कहा, और जब उसे यह एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से अभिमन्यु के ऊपर सोई हुई है, तब जाकर उसके आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसके गाल पर ओठ टिका दिए। उसके बालों को एक और करके वो फिर से उसके दीदार में लग गया और शौर्या शर्माते ही उठकर बैठ गई। आराम से गुड़िया रानी, लग जाएंगी ना तुम्हें? अभिमन्यु उसकी जल्दबाजी देखकर जरा फिक्र से ही बोला और शौर्या ने मुस्कुराकर उसके पास देखा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, शौर्या शर्माते हुए ही वहां से चली गई और अभिमन्यु भी मुस्कुराते ही उसे जाते ही देखता रह गया। उसके फ़ोन का रिंग हुआ और कॉलर देखकर उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। 11 बजे मिलते हैं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभिमन्यु ने कहा और कॉल काट दी। और उसके कॉल के कट करते ही दूसरे साइड वाला लड़का काफ़ी गुस्सा हो गया। डैम दिस मैन, समझता क्या है ये अपने आप को? अभिमन्यु राठौड़, तुम बस मिलो मुझे, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ कि शिवाय बुंदेला आखिर है कौन, और मेरे कॉल काटने का अंजाम क्या होता है। उस लड़के शिवाय ने गुस्से से कहा और अपना फ़ोन काउच पर फेंक दिया। लगभग अभिमन्यु के ही उम्र का था वो, 26-27 के करीब, और बहुत ही हैंडसम भी था। उसके चेहरे के फीचर्स, उसके लुक और उसका ओवरऑल अटायर, जिसे देखकर ही फील हो रहा था कि वो बड़ो ही रिच और रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, और ऐसा था भी। राठौड़ ग्रुप्स और इंडस्ट्री के बाद एशिया में बुंदेला ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का ही नाम था। वो दोनों अलग अलग बिजनेस में थे।
वरना अगर वो एक ही बिजनेस में होते तो ये कहना मुश्किल होता कि उन दोनों बिजनेस ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप बेस्ट है। बुंदेला ग्रुप्स डायमंड, सर और गोल्ड के बिजनेस में नंबर 1 पर था और उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नंबर 1 रैंक होल्डर थी। तो वही अभिमन्यु राठौड़ ऑनलाइन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था, ऑल टाइप ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस, और साथ ही उसके हॉस्पिटल और होटल की चेस भी नंबर 1 पोजीशन पर थी। और ऐसे ये टक्कर के रहने वाले दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे। शिवाय ब्रो, जस्ट रिलैक्स, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? और रहा सवाल अभी का, तो आई थिंक वो उसकी नैन बनी मोहब्बत के साथ बीजी है, रुद्राय बोला और हंसने लग गया। वो भी उतना ही हैंडसम था जितना कि शिवाय था। अगर देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही दिखते थे, और दिखते क्यों ना, वो ट्विंस जो थे। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवाय हमेशा बियर्ड लुक में होता था तो वही रुद्राय क्लीन शेव में। शिवाय, रुद्राय और अभिमन्यु दे 3 आर बेस्ट फ्रेंड्स। अभिमन्यु 1 या 2 महीनों से छोटा था उन दोनों से, लेकिन उनका किंडरगार्टन से लेकर तो मास्टर तक का पूरा एजुकेशन साथ ही में हुआ था। हाँ, बाद में शिवाय उनसे अलग हो गया था और वो बिजनेस की स्टडी कर रहा था, वही अभिमन्यु और रुद्राय मेडिकल के पढ़ाई कर रहे थे। बट फिर अब में अभिमन्यु ने हॉस्पिटल के साथ साथ बिजनेस में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी हॉस्पिटल चेन ज्यादातर रुद्राय ही देखता था। शट अप रुद्रा, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। बात ऐसी है कि शिवाय ने कुछ कहा जिसे सुनकर रुद्राय के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। वही दूसरी और अभिमन्यु के विला में, हम टेक दिस, ये तुम्हें पसंद आएगा। अभिमन्यु एक के बाद एक डिश शौर्या को सर्व कर रहा था और उसे खाने के लिए बोल रहा था। आज भी टेबल अलग अलग डिशेस से भरा हुआ था। अभिमन्यु ने शौर्या के लिए काफ़ी कुछ बनवाया था, और स्पेशली उसके पसंद का मीठा भी। ना, आई डोंट वॉन्ट इट, मैंने अब बहुत खा लिया है, एम टोटली फुल, शौर्या ने अपने पेट पर हाथ रख कर कहा। एंड वो सही भी था, सब कुछ इतना टेस्टी था कि उसने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था। सब तो उसे हैरानी से देख रहे थे कि इतनी सी वो इतना सब कुछ कैसे खा सकती है। तो चलो हम एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं, तुम बेहतर फील करोगी, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। शौर्या के एक्सप्रेशन देखकर उसके होठों पर एक बड़ी ही प्यारी स्माइल आ गई थी। यप, शौर्या को भी वो बेहतर लगा और विला के गार्डन में ही वो वॉक पर गए। अभिमन्यु ने फिर उसे उसकी मेडिसिन दी और उसके साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया। प्रिंसेस, देयर इज़ अ इमरजेंसी, मैं कुछ ही देर में लगभग 1 या 2 घंटों में आ जाऊंगा, तब तक तुम यहाँ आराम करना हो के, या फिर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। मैं जाकर आ जाऊं ना, अभिमन्यु ने फिक्र से कहा और शौर्या ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। इट्स ओके मन, आप जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। शौर्या को अंदाजा था कि उसके पास काम का कितना प्रेशर होगा। चिका की दी हुई इन्फॉर्मेशन के बाद वो जानती थी कि उसका अभिमन्यु एशियाना नंबर 1 बिजनेस में है और साथ ही में वोरदल के टॉप रिच इंसानों में से एक है। उस पर काम का कितना प्रेशर होगा, इस बात का अंदाजा था उसे। अपना ध्यान रखना बेबी, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ लिली और आंटी सारिका तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ये यहाँ है, ओके। अभिमन्यु को काफ़ी फिक्र थी उससे, लेकिन उसका जाना भी जरूरी था, सो वो उसे सी ऑफ करके वह चला गया। उसके जाने के बाद ही आंटी सारिका और लिली अंदर आ गए। शौर्या ने उनसे कुछ देर बातें की और फिर उन्हें बाहर जाने के लिए बोल दिया। चिका, एक्टिवेट आर रोबोट्स, मुझे पाने लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। शौर्या ने चिका से कांटेक्ट कर दिया। ओके, बट कौन सी मेडिसिन बॉस? हमारे पास आपके बनाए हुए सभी मेडिसिन है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, सिर्फ 2 या 3 पिल्स है उन हर एक मेडिसिन की, चिका ने जवाब देकर कहा। और शौर्या चिढ़कर देखने लग गई। मुझे पता है चिका, मैंने ही वो मेडिसिन वहाँ रखी हुई थी और फिलहाल मुझे उन 1-2 मेडिसिन से ही कम चलाना होगा, क्योंकि उस आइलैंड के साथ साथ वो हर्ब्स गार्डन भी तबाह हो गया होगा और हमारे पास कोई भी हर्ब्स अब बचे नहीं होंगे। चिका, हमें वो जड़ी बूटियाँ कहाँ मिल सकती है? शौर्या ने उससे सवाल किया। बॉस, हर मार्केट में आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, बट उसके लिए यह पैसों की ज़रूरत होगी। आपको कौन सी पिल्स बनानी है, आप मुझे नाम बताइए, मैं उनकी प्राइस चेक करके आपको बताती हूँ। चिका के सवाल पर शौर्या ने उसे मेडिसिन और उन हर्ब्स के बारे में बताया। ये मेडिसिन क्यों? चिका का सवाल, और शौर्या बोली, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। नो डाउट कि मैं अभी भी अपनी फाइटिंग स्किल्स नहीं भूली हूँ, बट ये बॉडी उस हिसाब से काफ़ी वीक है, और जिस स्ट्रेंथ की मुझे ज़रूरत है वो मेरी बने हुई एनर्जी पिल्स खाकर ही मुझे मिलेंगी, और साथ ही ने मुझे कुछ ब्यूटी पिल्स भी चाहिए। शौर्या ने उसके हाथों के तरफ देखकर कहा। नो डाउट कि वो बहुत खूबसूरत थी,
लेकिन गौर से देखने पर उसकी स्किन थोड़ी सी डैमेज हुई दिखती थी और शौर्यालाप अभिमन्यु के लिए बहुत ही अचचा दिखना था। हम आपको खुद पर ध्यान देना ही होगा। वैसे भी यहाँ खूबसूरती को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो जितना खूबसूरत होता है उसकी उतनी ही तारीफ होती है, चिका ने कहा और टेलीपोर्ट करके उसके लिए एक एनर्जी पिल और दूसरी ब्यूटी पिल दे दी। एनर्जी पिल वो हमेशा उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए लेते ही थे, लेकिन ब्यूटी पिल्स की जरूरत उस शौर्या को कभी नहीं गिरी थी। ब्यूटी पिल्स का इन्वेंशन तो उसने उनके सीनियर्स के वाइफ और दूसरे गर्ल्स के लिए किया था, बट अब शौर्या को भी वो पिल लेनी थी और उसकी खूबसूरती को निखारना था। आगे का काफी वक्त वो और चिका उन्हें हर्ब्स कहाँ से मिलने गए इसी में गम हो गए और सब कुछ तय होने के बाद उनकी नज़र उस टायर हुए अकड़े पर गई जो लाखों के घर में था। बॉस, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास तो एक पैसा नहीं है, फिर अब आप क्या करेंगी? चिका का सवाल और शौर्या भी कुछ सोच में गिर गई। वही दूसरी और अभिमन्यु जल्दी ही बुंदेला ग्रुप्स के हेड ऑफिस पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया वहां इतने सब को देखकर उसके माथे पर शिकंज छा गई। उसकी नजरें शिवाय पर गई जो उसे गुस्से से घूर रहा था और वही रुद्राय का भी सेम रिएक्शन। च 15 शौर्या हमारी बेटी है, शौर्या हमारी बेटी है, हम आपको खुद पर ध्यान देना ही होगा। वैसे भी यहाँ खूबसूरती को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो जितना खूबसूरत होता है उसकी उतनी ही तारीफ और उतनी ही वैल्यू होती है, चिका ने कहा और टेलीपोर्ट करके उसके लिए एक एनर्जी पिल और दूसरी ब्यूटी पिल दे दी। एनर्जी पिल वो हमेशा उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए लेते ही थे, लेकिन ब्यूटी पिल्स की ज़रूरत उस शौर्या को कभी नहीं गिरी थी। ब्यूटी पिल्स का इन्वेंशन तो उसने उनके सीनियर्स के वाइफ और दूसरे गर्ल्स के लिए किया था, बट अब शौर्या को भी वो पिल लेनी थी और उसकी खूबसूरती को निखारना था। आगे का काफ़ी वक्त वो और चिका उन्हें हर्ब्स कहाँ से मिलेंगे इसी में गुम हो गए और सब कुछ तय होने के बाद उनकी नज़र उस रेडी हुए अकड़े पर गई जो लाखों के घर में था। बॉस, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास तो एक पैसा नहीं है, फिर अब आप क्या करेंगी? चिका का सवाल और शौर्या भी कुछ सोच में गिर गई। वही दूसरी और अभिमन्यु जल्दी ही बुंदेला ग्रुप्स के हेड ऑफिस पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया वहां इतने सब को देखकर उसके माथे पर शिकंज छा गई। उसकी नजरें शिवाय पर गई जो उसे गुस्से से घूर रहा था और वही रुद्राय का भी सेम रिएक्शन थी। अभिमन्यु, वो पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? शिवाय जरा गुस्से से ही बोला। कब से कॉल कर रहा था वो उसने उसे रात को ही कॉल किया था और लियो और मयंक दोनों को भी उससे कांटेक्ट करने बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी अभिमन्यु ना तो उन्हें कांटेक्ट किया और ना ही अब सुबह जल्दी आया। शिव, इस तरह बात मत करो उससे। अभी बेटा, वो पेंडेंट वो आपको कहाँ से मिला है? ओलिज जल्दी से बताए हमें। एक लेडी जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट थी उन्होंने कहा और अभिमन्यु के करीब आ गई। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्राय और शिवाय की मोम थी, मृणाल बुंदेला। आंटी मृणाल, वो पेंडेंट मैं आपको बताता हूँ नट, क्या आप मुझे बता सकती है कि आप इतनी बेचैन क्यों हैं उस पेंडेंट को लेकर? अभिमन्यु ने उन्हीं से सवाल कर दिया और मृणाल उनके तरफ देखने लग गई। क्योंकि पेंडेंट वो मैंने मेरी बच्ची को पहनाया था जब वो इस दुनिया में आई थी, मेरी नन्ही सी परी। लेकिन वक़्त का खेल देखिए, उस वक़्त हमारे दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया और मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ गई, मृणाल जी ने रोते हुए कहा और अभिमन्यु गौर से उन्हें देखने लग गया। क्या आप मुझे बता सकती है कि आपकी बेटी फ़िलहाल कितने साल की होंगी? अभिमन्यु ने सवाल किया और मृणाल जी उसके तरफ चौंक कर देखने लग गई। उसे अभी कुछ दिनों पहले तकरीबन 22 दिन पहले 18वां साल शुरू हुआ है, मृणाल जी ने जल्दी से कहा और उम्मीद से अभिमन्यु के तरफ देखने लग गई। अभी बेटा, क्या तुम्हें हमारी बेटी मिल गई है? संजीव बुंदेला जी बोले और अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखा। अंकल, 4 दिन पहले मुझे एक लड़की मिली। वो अभिमन्यु ने शौर्या जिस तरह से उसे मिली थी और उसके बाद उसकी हालत और बाकी सब चीज़ें बता दी, सिर्फ उन दोनों के बीच हुए उन मोमेंट को छोड़कर, और वो सब हैरानी से एक दूसरे के तरफ देखने लग गए। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? वो कैसी दिखती है? वो संजीव जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे कहे। क्या वो सच में उनकी बेटी थी या फिर नहीं? उम्र के हिसाब से तो वो उनकी बेटी लग रही थी, लेकिन ही उन्हें आगे कुछ भी उम्मीद बांधने से रोक रहा था। बेटी की बहुत चाहत थी उन्हें, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेला परिवार को भी। पिछले 7 पीढ़ियों से उनके घर में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं सबको बेटी की आस ही थी। और मृणाल जी
उन्हें तो सबसे ज़्यादा बहुत मन्नतें की थी उन्होंने एक बेटी के लिए और उनकी मन्नत पूरी भी हुई, लेकिन उनके दुश्मन अचानक से उन्होंने उन पर हमला कर दिया और मौके का फ़ायदा उठाकर उनके बेटी को अगवा भी कर दिया। लेकिन जब वो किडनैपर उन्हें मिला तब उसने बताया कि उनके बेटी मर गई है। भागा दौड़ी में उसका ध्यान नहीं रहा और वो मर गई और उसने उसे जंगल में फेंक दिया। उसके बाद बहुत ढूंढा उन्होंने उनके बेटी के लाश को, मगर वो भी उन्हें कभी नहीं मिली। हम अभिमन्यु को उन्हें रोता देखकर अच्छा नहीं लगा और उसने शौर्या की तस्वीर उन्हें निकाल कर दिखा दी। आंटी, अंकल, इससे पहले आप कुछ कहे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी शौर्या ने बहुत कुछ सहा है, सो जब तक ये कन्फर्म नहीं हो जाता कि वो आपकी ही खोई हुई बेटी है तब तक मैं आपको उसके सामने नहीं ले जा सकता। वो अभी कमज़ोर है और इतना कुछ सहने के बाद आई डोंट थिंक कि उसकी मेंटल हेल्थ अभी अब नॉर्मल होंगी। सो उसे और कोई भी मेंटल ट्रॉमा में नहीं देना चाहता। आई होप कि अब समझ रहे होंगे। अभिमन्यु ने पहले ही क्लियर कर दिया और वह मौजूद उन चारों को उसके आंखों में शौर्या के लिए बेपनाह प्यार दिखाई दिया। अभिमन्यु ने उन्हें शौर्या की तस्वीर दिखाई और उसे देखकर वो दोनों हैरान हो गए। ये तो, मृणाल जी ने उस तस्वीर को देखा और हैरान हो गई। हाँ, ये तो बिल्कुल माँ की तरह दिखती है, लेकिन इसकी आंखें और तुम्हारी मोम पर गई है मृणाल, संजीव जी बोले और रुद्राय और शिवाय ने भी जल्दी से मोबाइल उनके हाथ से ले लिया। शौर्या बिल्कुल उनके ग्रैंड मॉम्स की तरह दिखती थी, उसके चेहरे के फीचर्स उनके दादी के तरह थे, तो उसकी आंखें उनकी नानी की तरह। उन्हें तो डीएनए टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। वो हमारी बेटी है अभिमन्यु, शौर्या हमारी बेटी है, मृणाल जी खुश होकर बोली और संजीव जी के गले लग गई। हमारी बेटी, हमारी प्रिंसेस संजीव में, मुझे मिलना है उससे। मृणाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, इतनी खुशी महसूस हो रही थी उन्हें। मुझे देखना है उससे। अभिमन्यु बेटा, पमुली मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं मिलना चाहती हूँ मेरी बच्ची से, मेरी बच्ची शौर्या। कितना प्यारा नाम है उसका, संजीव। हम अभी मिलने जा रहे हैं उससे। मृणाल जी के खुशी का ठिकाना नहीं था और कहीं ना कहीं संजीव जी का भी वही हाल था। हम जाएंगे मृणाल, तुम शांत हो जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, संजीव जी ने उन्हें समझाया और अभिमन्यु के तरफ देखने लग गए। उन्हें देखकर अभिमन्यु ने एक नज़र रुद्राय को देखा और रुद्राय आगे आ गया। डैड, मोम, जरूर हम उससे मिलेंगे, लेकिन पहले हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मोम समझिए बात को। शौर्या ने अभी अभी बहुत कुछ सहा है और थोड़ी से जल्दबाजी के वजह से आगे जाकर ये पता चला कि वो हमारी बहन नहीं है। उस पर क्या बीतेंगी मोम, इसीलिए पहले सब कुछ कंफर्म करना बहुत जरूरी है, रुद्राय ने उन्हें समझते हुए कहा और शिवाय ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उनकी बहन जिंदा है, ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हुए थे और उससे ज्यादा खुश वो शौर्या को देखकर हुए थे। कितनी प्यारी दिख रही थी वो उस तस्वीर में। स्माइल करते ही लिया हुआ उसका एक कैंडिड पिक था वो, जो अभिमन्यु ने उन्हें दिखाया था, जिसे देखकर उन्हें सच में लगा कि काश ये उनकी बहन ही हो। ठीक है, उसके सामने नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है उसे, सिर्फ एक बार देखना है, उसकी आवाज़ भी सुननी है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरी ही बेटी है, मेरी अपनी बेटी। प्लीज़ अभिमन्यु बेटा, उसे दिखा सकते हो हमें, आवाज़ भी। मृणाल जी के इमोशन पर उनका काबू ही नहीं था, वो लगातार रोए जा रही थी और शौर्या को देखने की जिद कर रही थी। मैं आपको उसे दिखता हूँ, वो मेरे साथ ही मेरे विला में ही है, सो मैं, अभिमन्यु ने कहा और जी को कॉल कर दिया। प्रिंसेस कहाँ है, उसने सवाल किया और जूली की बात सुनकर उसने गार्डन के साइड जो कैमरा था उसकी लाइव फुटेज उसके मोबाइल पर शुरू कर दी। चैप्टर 16, दी पजेसिव ब्रदर्स। दी पजेसिव ब्रदर्स। डैड, मोम, जरूर हम उससे मिलेंगे, लेकिन पहले हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मोम समझिए बात को। शौर्या ने अभी अभी बहुत कुछ सहा है और थोड़ी से जल्दबाजी के वजह से आगे जाकर ये पता चला कि वो हमारी बहन नहीं है। उस पर क्या बीतेंगी मोम, इसीलिए पहले सब कुछ कंफर्म करना बहुत जरूरी है, रुद्राय ने उन्हें समझते हुए कहा और शिवाय ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उनकी बहन जिंदा है, ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हुए थे और उससे ज्यादा खुश वो शौर्या को देखकर हुए थे। कितनी प्यारी दिख रही थी वो उस तस्वीर में। स्माइल करते ही लिया हुआ उसका एक कैंडिड पिक था वो, जो अभिमन्यु ने उन्हें दिखाया था, जिसे देखकर उन्हें सच में लगा कि काश ये उनकी बहन ही हो। ठीक है, उसके सामने नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है उसे, सिर्फ एक बार देखना है, उसकी आवाज़ भी सुननी है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरी ही बेटी है, मेरी अपनी बेटी। प्लीज़ अभिमन्यु बेटा,
उसे दिखा सकते हो हमें, आवाज भी। मृणाल जी के इमोशन पर उनका काबू ही नहीं था, वो लगातार रोए जा रही थी और शौर्या को देखने की जिद कर रही थी। मैं आपको उसे दिखता हूँ, वो मेरे साथ ही मेरे विला में ही है, मैं। अभिमन्यु ने कहा और जी को कॉल कर दिया। प्रिंसेस कहाँ है? उसने सवाल किया और जूली की बात सुनकर उसने गार्डन के साइड जो कैमरा था उसकी लाइव फुटेज उसके मोबाइल पर शुरू कर दी। शौर्या गार्डन में बैठी हुई थी और उसके सामने लगे हुए उन फ्लावर्स को देख रही थी। काफ़ी सारे वैरायटी के फ्लावर्स थे वहाँ, और वो फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत भी थे। उन्हें देखते हुए शौर्या किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। सिंपल से वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी उसने, और उसके वो खूबसूरत लंबे बाल खुले ही थे, जो मध्यम चलती हवा के वजह से हल्के हल्के लहरा रहे थे। बड़ी ही प्यारी लग रही थी वो, मासूम सी गुड़िया की तरह। मेरी बच्ची, मृणाल जी ने फ़ोन के स्क्रीन पर अपनी उंगलियां फेर दी और टकटकी लगाए हुए उसे देखने लग गई। देखे ना संजीव, हमारी बेटी कितनी प्यारी है, ये सच में माँ के तरह ही दिखती है और उसकी आंखों वो भी माँ की तरह ही है। मृणाल जी खुशी खुशी संजीव जी को उसे दिखने लग गई और शौर्या को देखकर उनके आंखों में भी आंसू आ गए। मिस शौर्या, आपके जूस का वक्त हो गया है। जूली उसके पास जूस रखा हुआ ट्रे लेकर आ गई और साथ ही में उसने खाने के लिए कुछ पेस्ट्री और कुकीज भी लाए थे। आई डोंट वॉन्ट दैम, शौर्या ने किसी तरह से कहा और फिर से वैसा ही बैठ गई। और इधर उसे देखने वाले अभिमन्यु की आंखें हैरानी सी बड़ी हो गई। उसने रुद्राय के फ़ोन से जूली को कॉल कनेक्ट किया और बाकी सब उसे देखने लग गए। जूली आस्क हर कि उसे कहीं तकलीफ हो रही है क्या? शी इज़ इन पेन, डैम इट, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभिमन्यु की सख्त गुस्से से भरी हुई इम्पेशेंट आवाज़ और जूली के माथे पर पसीने की बूंदें छाने लग गई। मिस, आप ठीक है? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? जूली काफ़ी डर गई थी और वो डरते हुए ही उससे सवाल करने लग गई। उसकी बात सुनकर शौर्या ने उसके तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। उसके पास बात करने की भी एनर्जी नहीं थी। उसे फिर एक बार ड्रग्स की तलब महसूस हो गई थी और वो ना मिलने की वजह से या फिर पता नहीं किस और वजह से उसके पेट में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। मिस हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आप पहले अंदर चलिए, जूली ने जल्दी जल्दी कहा और शौर्या ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। जूली, काम डाउन एंड प्लीज़ मुझे थोड़ी देर शांत रहने दो। शौर्या अब की बार चिढ़ गई और उसने चिढ़ते हुए ही उससे कहा और फिर एक बार वो वैसे ही बैठ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसके दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। ये दर्द और ये तलब उसे कंट्रोल करनी ही थी। अगर वो अपना कंट्रोल खो देती तो ड्रग्स की लत उससे छूटना लगभग नामुमकिन ही होता। उसने इसे सहना और इस दर्द को कंट्रोल करना ही ठीक समझा। लिविंग फॉर्म हियर, अभिमन्यु ने कहा और दौड़कर बाहर के तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे शिवाय और रुद्राय भी भागने लग गए। शिव, तुम मोम डैड को लेकर आओ, मैं आगे जाता हूँ, शायद मैं प्रिंसेस की कुछ हेल्प कर पाऊँ, रुद्राय ने कहा और शिवाय ने उसकी बात मान ली। फिक्र उसे भी थी उसके बहन की, लेकिन उसके मोम डैड को भी संभालना जरूरी था और रुद्राय डॉक्टर भी था, तो वह उससे ज़्यादा रुद्र की जरूरत थी। मोम डैड, आप फिक्र मत करिए, हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ, शिव ने उन्हें समझाया और फिर वो मृणाल जी और संजीव जी को लेकर ही अभिमन्यु के विला के तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में अभिमन्यु और उसके पीछे पीछे रुद्राय वहां पहुंच गए और अभिमन्यु ने विला के अंदर इंटर करते ही शौर्या कहाँ है ये पूछा। स्टाफ में से एक दो मेंबर ने ऊपर के तरफ इशारा किया और अभिमन्यु को समझ आ गया कि वो कहाँ होंगी। वो और उसके पीछे रुद्राय दोनों ऊपर के तरफ पहुंच गए और तकरीबन 2 मिनट के बाद ही शिवाय की कार भी वहां आ गई। मृणाल जी ने उसे इतना प्रेशराइज किया था कि उसे भी फुल स्पीड में कार चलानी ही पड़ी। शिवाय यहाँ पहले भी आया हुआ था, उसे इस विला के बारे में सब पता था, और जब उसने भी स्टाफ से पूछा तो उन्होंने उसे भी ऊपर म्यूजिक रूम के तरफ इशारा कर दिया और वो भी उन दोनों को लेकर ऊपर पहुंच गया। जैसे जैसे उनके कदम म्यूजिक रूम के तरफ जा रहे थे वैसे वैसे उनके कानों पर पियानो की एक खूबसूरत धुन सुनाई दे रही थी। सुनते ही वो उस कमरे के बाहर पहुंचे और उनकी नज़रें अभिमन्यु और रुद्र पर गई, जो वही दरवाजे में खड़े हुए अंदर कमरे में देख रहे थे। शौर्या, हमारी बच्ची, मृणाल जी धीरे से बोली और उनकी नज़रें शौर्या पर टिक कर ही रह गई। बहुत दर्द हो रहा था शौर्या को, और जब उसे लगा कि वो सिर्फ इन फूलों को देखते हुए ही उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसने कुछ और सोचा और उसे जहां में सबसे पहले इस पियानो का ही ख्याल आया। एंड कहते हैं ना, म्यूजिक हिल एवरीथिंग, कुछ इस तरह ही उसके साथ हुआ और वो उस पियानो में इतना खो गई कि उसे होता हुआ दर्द भी भूल गई और ड्रग्स की तलब को भी।
आखिरी नोट्स बजाकर उसने अपना सर पियाँ पर टिका दिया और अगले ही पल अभिमन्यु उसके पास गया। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और शौर्या के थके हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आप आ गए मन। शौर्या ने झट से मुड़कर उसके तरफ देखकर सवाल किया और उसके कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाकर उसके गले लग गई। एम फीलिंग रेस्टलेस में मुझे बेचैनी हो रही थी। क्या आप 1-2 दिन मेरे साथ रह सकते हैं और उसके बाद आपके काम को ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज़। शौर्या ने उसे गले लगते हुए अपनी आंखें बंद करके ही कहा। उसकी ड्रग्स की तलब अभिमन्यु के छूने से ही मिट जाती थी और वो अभिमन्यु के साथ प्यार के उस मीठे एहसास में खो जाती थी। इस बात का एहसास उसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि ना जाने कैसे, लेकिन अभिमन्यु ही उसके हर एक दर्द का इलाज बन चुका था। गार्डन में इतना कंट्रोल करने के बाद भी सू से उसका दर्द और वो तलब कंट्रोल नहीं हो रही थी। मगर अभिमन्यु की याद और उसके साथ बिठाए हुए यहाँ के लम्हे, उस बारे में सोचकर ही वो रिलैक्स फील करने लग गई और पियानो भी वो उसे पाने नजरों के सामने रखकर ही उसके याद में ही बजा रही थी। बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, मेरी गुड़िया रानी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, अभिमन्यु ने कहा और नीचे झुककर उसे अपने बाहों में उठा लिया। शौर्या ने भी खुशी से उसके गले में बाहें दल दी, लेकिन दरवाजे पर इन सब अनजान शख्स को देखकर वो जरा सी हड़बड़ा गई। रिलैक्स बेबी, दे आर फैमिली और रुद्र डॉक्टर है, वो तुम्हें ही चेक करने आया था, अभिमन्यु ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु उसे आराम से उनके कमरे में ले गया और उस कमरे को देखकर दोनों भाइयों का नहीं नहीं शौर्या के दोनों भाइयों का मुंह बन गया। वो अच्छे से जानते थे कि ये कमरा अभिमन्यु का है और शौर्या भी इसी कमरे में रह रही है। ये सोचकर ही दोनों को गुस्सा आ गया। बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा था उसे, लेकिन अब बात उनकी छोटी सी प्यारी से बहन की थी ना, और वो भी उस बहन की जिससे उन्हें बात करने का मौका भी नहीं मिला था। और वहाँ वो अभिमन्यु उसे बाहों में उठा रहा था, उसे बेबी, प्रिंसेस, गुड़िया ना जाने क्या क्या ना से पुकार रहा था। एंड दे बोथ आर ब्रदर्स यू कनो, दी पजेसिव ब्रदर्स, जेलेस तो उन्हें होना ही था। रुद्राय ने उतने में भी चांस मारा और वो जल्दी से शौर्या के पास चला गया। ये लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ, रुद्र ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रुद्र के तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बाह। आय मन, इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है। रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, रुद्र का इतना प्यार से बात करना उसे जरा सा अटपटा लगा था, लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसके नज़रों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफ़ी अच्छा लगा। रुद्र उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफ़ी हैरान हो गया था। आखिर क्या देखकर हैरान हुआ रुद्राय? और आखिर कब ये सच शौर्या के सामने आएगा कि वो बुंदेला फैमिली की बेटी है, या फिर उसके जन्म को लेकर भी छिपा होगा कोई गहरा राज? जानने के लिए जुड़े रही ये सब कहानी के साथ।